बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में है। आज हम इसकी कुछ चीज़ें देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। ये जो चैप्टर है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो चैप्टर है इसके अंदर स्ट्रेटेजी क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग what strategic management means, understanding the basic model of strategic management, understanding the processes of strategic management, and जो लास्ट टॉपिक है वो बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। ये आज का टॉपिक है, इसको हम आज देखेंगे। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी तरक्की होती है, जितनी भी ग्रोथ होती है और जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, उस सब के पीछे कोई ना कोई हिकमत अमली जरूर होती है। उस हिकमत अमली के लिए हम सारी की सारी एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लेके चल रहा होता है और उसकी फ्यूचर की प्रिडिक्शंस और उसके फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स जो है वो डिपार्टमेंट कर रहा होता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन बी defined as the art and science of formulating, implementing, and evaluating the cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objectives. ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ये भी एक हमारे पास पूरी एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके जो डिसीजंस हैं उसके बारे में बात करती है और एक ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल कर देती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सके। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, उसका काम होता है कि वो सारे के सारे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उन सब को आपस के अंदर इंटीग्रेट करें। वो डिपार्टमेंट कौन से हो सकते हैं? वो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, ऑपरेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है, R&D जिसको कहते हैं, और इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिपार्टमेंट होता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो पर्पस है वो इन सब डिपार्टमेंट्स को आपस के अंदर इंटीग्रेट करना है ताकि ये डिपार्टमेंट्स सारे मिलके आगे अपना काम कर सकें। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट is used to refer to strategic formulation, implementation, and evaluation. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो जो नई स्ट्रेटेजी बनानी है, उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है और उसको बाद में एवेल्युएट करना है और दोबारा उसी स्ट्रेटेजी को जो है वो दोबारा रीफॉर्मुलेट करना है
उसको अपग्रेड करना है, उसके अंदर रिफाइनमेंट्स करनी है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी है और नई से नई चीजें उसके अंदर इंट्रोड्यूस करनी है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो पोर्शन है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ये भी उसका काम होता है कि वो अपने आप को भी टाइम के साथ साथ रिवैम्प करे। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर बात की है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सब को आपस में इंटीग्रेट करना, उन सब को आपस में लेके चलना और इन डिपार्टमेंट्स के अंदर नई नई इस्लाहात लेके आना, ऐसी हिकमत अमली तैयार करना कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना अल्टीमेट गोल को अचीव कर सके। तो इस स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, ये मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑर्गेनाइजेशंस को चला रही है। ये आपके पास मार्केटिंग का है, जो जिसके अंदर मार्केटिंग है डिपार्टमेंट है। ये हमारे पास फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है। ये हमारे पास प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है। ये हमारे पास R&D का डिपार्टमेंट है। ये हमारे पास MIS का डिपार्टमेंट है। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है, ये उसके थ्रू जो है वो सारे के सारे आपस के अंदर कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी जो है हमारे पास, उसका एम्स क्या होता है? उसका जो है वो अल्टीमेटली जो एम्स है वो ऑर्गेनाइजेशंस की एक ग्रोथ है, उसको आगे लेके चलना है। ये सारे का सारा जो है वो अल्टीमेट गोल होता है एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तो इसकी जो डेफिनेशन है या इसका जो एम्स के बारे में है, to develop a successful company by developing better resources and productive services which are more suited to the customer needs, or is or in other words to gain a competitive advantages। ये नीचे स्ट्रेटजी जो लफ्ज है, ये उसके बारे में कोई हिस्ट्री लिखी गई है और ये इसका पर्पस बताया गया है, इसके गोल्स बताए गए हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन और एक बिजनेस और किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको चाहिए कि वो अपने अंदर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट्स लाती रहे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सके। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि लेवल ऑफ स्ट्रेटजी क्या होती है। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है। इसके अंदर है कि व्हाट डायरेक्शन आर वी गोइंग एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन और डू वी वांट टू बी इन। हमारी डायरेक्शन क्या है, हम किस बिजनेस के अंदर इन है और क्या हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं और किस हिसाब से हम इस बिजनेस को लेके चलना चाहते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर आ जाती है। बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर अगली जो चीज आती है, हाउ आर वी गोइंग टू कम्पीट इन आवर चूजन बिजनेस जो है। अब हमारा बिजनेस जो है, हम इसको कैसे कम्पीट करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना चाहते हैं उसकी, और जो अपने कंपटीटर्स हैं हम इनको कैसे कम्पीट करना चाहते हैं, हम इनको कैसे क्रॉस करना चाहते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपके पास बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर आ जाती है। और तीसरी जो चीज है हमारे पास वो फंक्शन स्ट्रेटजी है।
जिसके अंदर हम देखते हैं कि व्हाट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज डू वी हैव टू सपोर्ट द कॉर्पोरेट एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो सलाहियत है वो ऑलरेडी जो हमारे पास कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं और हमें और कौन कौन सी सलाहियतें चाहिए, वो किस लिए चाहिए, टू सपोर्ट द कॉर्पोरेट एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। उसके लिए इनके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो फंक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये हमारे पास बेसिक मॉडल ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल के अंदर चीज आती है वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग से मुराद ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बैठे हैं उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है और उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। इसके अंदर बाद में हम ये भी देखेंगे कि जो इंटरनल कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के ऊपर, और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और इसके अंदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। ये जो अगली चीज है, यही चीज ये हमें लीड करती है कि हम स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन करें। जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी फार्मूलेट करते हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले हम विजन देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसकी स्ट्रेटजीज कौन सी होंगी, कौन सी पॉलिसीज होगी, कौन से उसके अंदर प्रोसीजर्स होंगे और कौन से रूल्स होंगे और कौन कौन सी हमारी फ्यूचर डायरेक्शन होगी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन के अंदर आ जाती हैं। जब स्ट्रेटजी कोई बन जाती है, फार्मूलेट हो जाती है, तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम चल पड़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे पास चल रहे हैं, उसकी बजटिंग है, उसके प्रोसीजर्स हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम जो रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, अपनी लॉज हैं, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन वाले फेज के अंदर ले जाते हैं। जब भी कोई चीज इम्प्लीमेंट हो जाती है तो वो चीज जो है हमारे पास क्या होगी, एवेल्युएट होगी। हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक है, अपनी हिकमत अमलियां हैं, हम अपनी हिकमत अमलियों को हम क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर लगाएंगे कि जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई थी वो कितनी सक्सेसफुल हैं, और इसके लिए हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज करेंगे, हम मैट्रिसेस यूज करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ें जो हैं हमारी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही हैं। और जब ये वैल्यूएशन आ जाती है तो वैल्यूएशन के बाद अल्टीमेटली चीज़ आ जाती है हमारे पास फीडबैक। अब वैल्यूएशन आ गई, हमारे पास फीडबैक आ गई। अब इन फीडबैक्स के ज़रिए हम इन दोबारा सब चीज़ों को इस मॉडल के अंदर, हमारे पास जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल हैं, या स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन है और इम्प्लीमेंटेशन है, हम इन सब चीज़ों को दोबारा रिवैम्प करेंगे, इसको दोबारा देखेंगे। तो ये आपके पास वैल्यूएशन के बाद फीडबैक और लर्निंग प्रोसेस है। आपके पास वैल्यूएशन से लर्निंग आती है, आपको पता चलता है कि हमने कहाँ-कहाँ पर मज़ीद इसको इम्प्रूवमेंट इसके अंदर लेके आनी है, और कौन-कौन सी जो है इस्लाहात जो हैं इसके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं। अब हम देखेंगे इस स्लाइड के अंदर द मॉडल ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेसेस। इसके अंदर जो पीछे हमने मॉडल पढ़ा था उसके अंदर प्रोसेसेस कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का विजन, मिशन, स्टेटमेंट है,
उसके ऑब्जेक्टिव हैं, उसके एम्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है, उसके अंदर जो इस्लाहात हैं, उसका उसकी रूल्स, पॉलिसीज, लॉज और वो किन उसूलों के तहत चलेगी, कौन से क़वायद-ओ-ज़वाबित जो हैं उसको गवर्न करेंगे और किस ज़वाबित के तहत उसके एम्प्लॉइज़ को और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन, डाटा और चीज़ें फ्लो हो रही हैं, उनके बारे के अंदर चीज़ें सारी की सारी जो हैं, वो पहले स्टेप के अंदर आ जाएँगी। अब उसके बाद एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस है और उसके लिए हमेशा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनते हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ भी होती हैं, लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है, वो हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की होती है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स जो हैं और शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो ज़्यादा देर पायदार नहीं रहते। वो किसी न किसी पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए हम शॉर्ट टर्म जो है वो पॉलिसी या स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए हमेशा जो है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वगैरह बनती है। उसके बाद जो तीसरा जो इसके अंदर प्रोसेस है, वो जनरेट एंड सेलेक्ट स्ट्रेटजीज है। अब जब ये ऑब्जेक्टिव्स बन गए, हमारे पास मिशंस, विजन्स और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के रूल, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ये सारा कुछ बन गया, तो इसके बाद जो अगली चीज़ है, वो हमारे पास स्ट्रेटजीज को बनाना है और इन चीज़ों को सिलेक्ट करना है और वो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज को इंट्रोड्यूस करना है, जो ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ को आगे लेके चल सके। अब यहाँ पर एक आपको 2 स्टेप्स और भी आपको लिखे हुए नज़र आएँगे। वो कौन से हैं? वो हैं हमारे पास परफॉर्म एक्सटर्नल ऑडिट है और आप में से बहुत ज़्यादा तालिब-इल्म जो हैं, आपको पता है कि ऑडिटिंग एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, वो आपके पास यूनिट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, वो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन है, भला नॉन फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो उन सब का हिसाब-किताब वो रख रहा होता है। आपके पास रिफॉर्म्स लेके आ रहा होता है, चेक एंड बैलेंस लेके आ रहा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप इंटरनल ऑडिट भी करते हैं और आप एक्सटर्नल ऑडिट भी करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं, आपके पास ये भी ऑडिटिंग और ये भी इनिशियल जो स्ट्रेटजी फॉर्मूलेशन है, ये भी चीज़ें इन्हीं का पार्ट है। तो सबसे पहले जो पोर्शन है वो स्ट्रेटजी फॉर्मूलेशन है। अब जो अगली बात आती है, वो हमारे पास बात आती है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जब भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है, तो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते हैं। हम उस इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करते हैं और उन इश्यूज़ को सेटल डाउन करते हैं और इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज़, मार्केटिंग, फाइनेंस, R&D, ये सब के सब जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये हमने पिछली स्लाइड में बात की है कि ये स्ट्रेटजी जब भी बनाई जाती है, तो इन सब डिपार्टमेंट्स को आपस के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है और इन डिपार्टमेंट्स के अंदर इस्लाहात लाई जाती हैं, हिकमत अमली तैयार की जाती है। मार्केटिंग को हम कैसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, फाइनेंस जो है अपने ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको हम कैसे बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम थोड़े पैसे से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्शन होता है, जो कि नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है और वो उसके अंदर फिजिबिलिटी भी बना रहा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लेके जाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं। फिर तीसरा जो है हमारे पास जो सेक्शन है, वो हमारे पास वैल्यूएशन का है। वैल्यूएशन के अंदर ये लास्ट टाइम ये हमने बात की थी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जिन्हें हम केपीआई कहते हैं और इसके अंदर हम अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो हमने बनाई हैं,
हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, प्रोसीजर्स बनाए हैं, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉज बनाए हैं, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स सेट किए हैं, हमने उस ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स सेट किए हैं। क्या वो सारे के सारे अचीव्स हुए हैं? क्या हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? कहाँ-कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? और किन-किन एरियाज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? और कौन से एरियाज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो उसको फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं, वो फेलियर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, हम जो आखिरी है हमारे पास प्रोसेस है, हम उसके अंदर मेजर एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस करते हैं और उसी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर हम दोबारा इन्हीं सारे प्रोसेसेस को रिपीट करते हैं और वो सारे के सारे प्रोसेसेस रिपीट होने के बाद फिर दोबारा इवैल्यूएट होते हैं और फिर दोबारा उसके अंदर इस्लाहत लाई जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस साइकिल है जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है और ये प्रोसेस साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कौन-कौन परफॉर्म कर सकता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इसके बारे में भी आप जानते हैं कि सीईओ है, आपके पास सबसे बड़ा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। आपके पास बिजनेस ओनर है, ये भी आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को परफॉर्म कर सकता है। तो आपके पास कंट्री लेवल का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी आपके पास कर सकता है। प्रेसिडेंट लेवल का, वाइस प्रेसिडेंट लेवल का, प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये सारे के सारे जो ओहदे हैं, ये आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो होते हैं, आपके पास ये सारे के सारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अंदर इस्लाहात ला सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल हु आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसा ओहदा, ऐसा पर्सन जो है जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके आने जाने के लिए, वो सारा का वो पर्सन भी हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट परफॉर्म के अंदर आ जाएगा। ऑल स्ट्रेटजीज हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन गैदर एनालाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन जो है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे हम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्टेक होल्डर्स इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ओवरसी द कंपनी। जितने भी जो है अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनका जो मेन पर्पस होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी बड़े बड़े ओहदे होते हैं, इनके ऊपर जो पर्सोनल्स की जो सिलेक्शन है और इनकी रिप्लेसमेंट है, ये सारा का सारा जो काम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपके पास डिटरमिन करता है और कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी डायरेक्शन है, विजन है, मिशन है और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एश्योरेंस, एथिकल, सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड लीगली कंडक्ट। और यही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये आपके पास इस चीज को इंश्योर करता है कि कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इनलीगल चीज ना हो, अनएथिकल चीजें ना हो। जो भी सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं किसी भी माशरे की, वो सारी की सारी एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हों। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये भी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं, ये पिछली स्लाइड से कुछ आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो आपके पास प्रोएक्टिव होता है एज कंपेयर टू रिएक्टिव चीज़ें जो है।
और इसका जो है मेन पर्पस फ्यूचर की चीज़ों को लेके चलना है, फ्यूचर की चीज़ों को देखना है, ऑर्गेनाइजेशंस को आगे फर्दर एनहांस करना है, इसके फ्यूचर की चीज़ों को प्रेडिक्ट करना है और ऑर्गेनाइजेशंस को इस काबिल करना है कि वो चीज़ों को इनिशिएट कर सके और जितनी भी उसने चीज़ें इनिशिएट की हैं, उन सब की चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सके। आगे जो बात हो रही है कि वो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है कि वो अपनी चीज़ों को मज़ीद सिस्टमैटिकली लेके चले, लॉजिकली लेके चले, रैशनल उसके अंदर अप्रोच हो, एक रीज़नेबल अप्रोच हो और इसके अंदर बेटर चॉइसेस हों और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ये ज़्यादातर हमारे पास प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर डिसीजन मेकिंग का काम और ये डॉक्यूमेंटेशन का काम इतना नहीं होता, लेकिन इसके अंदर प्रोसेसेस जो हैं, जो हमने पीछे हम देखे हैं, ये ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर उन प्रोसेसेस की ज़्यादा वेटेज है और ऑल्दो कम्युनिकेशन इज़ अ की टू सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हमारे पास बेनिफिट्स इस स्लाइड के अंदर दिए गए हैं। इस स्लाइड के अंदर भी हमारे पास बात की गई है बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये प्रोडक्ट्स की शेप के अंदर हमारे पास सारी के सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं। इसके अंदर इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी है, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग है, मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं। ये भी सारी की सारी आपके पास इसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के आपके पास बेनिफिट्स के अंदर या एडवांटेजेस कह लें उसके अंदर आ जाती हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जरिए आप अपनी कमिटमेंट्स को आप मजीद इन्हांस कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इसको आप मजीद हायर कर सकते हैं। आप अपनी फर्म्स को इस काबिल कर सकते हैं कि वो नई चीज़ें इनिशिएट कर सके, मज़ीद चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट कर सके और चीज़ों के अंदर इन्फ्लुएंस कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को जो है बी प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। अब हम बाकी की जो चीज़ें हैं इंटरनल है और एक्सटर्नल है, इन्फ्लुएंस है, वो हम जो इस वीक का टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीक की जो क्लास है, वो उसके अंदर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे।